में लगे हुए होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्यकाल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। महमूद गजनवी मैंने पढ़ा दिया, मोहम्मद गौरी हमने पढ़ लिया, और कल जो कहानी सुनाई थी वो मोहम्मद गौरी के बारे में ही थी कि कैसे मोहम्मद गौरी ने अपना पहले अलग से उसके बड़े भाई ने गौर नाम का एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य जो पहले गजनी के अंडर पड़ता था इसको बनाया, और फिर कैसे उनका छोटा भाई ये मोहम्मद गौरी इंडिया के आसपास के इलाके पे टारगेट करके कि साम्राज्य विस्तार भी करेंगे और धन भी लूट लेंगे। और फिर कैसे इसने दिल्ली तक का इलाका, फिर बताया था कैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इसके जो गुलाम थे ये पहुंच गए, और धीरे धीरे करके इंडिया पे राजा बनने के दूसरे साल में ही इसने आना स्टार्ट किया, अटैक करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये 1173 में राजा बना और 1175 में इसने भारत पर मुल्तान और सिंध 1175-1176 में पहली विजय थी। लेकिन इसके बाद तुरंत 3 साल बाद ही इसे हारना भी पड़ा, क्योंकि 1178 में अनहिलवाड़ के युद्ध में जो हमारे यहाँ पे माउंट आबू ये पहुंचा था, तो हमारे राजा जो थे जिनका नाम था भीमदेव सेकंड भी उन्हीं को कहते हैं, और उनकी विधवा मां नायिका देवी ने इतना बढ़िया जबरदस्त इनके साथ युद्ध लड़ा कि जिसमें इनको पहली बार भारत में मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो इरादे थे वो पस्त नहीं हुए, और लगातार कुछ दिनों के, महीनों के, सालों के बाद ये दोबारा इंडिया पे आते रहे, आक्रमण करते रहे, और जहां जो बन पड़ा उस हिस्से पे अपने आधिपत्य जमाते चले गए। और इनकी स्टार्टिंग जो हुई थी मुल्तान और सिंध से, सिंध मुल्तान आज पाकिस्तान के हिस्से है ना, स्टार्टिंग तो यहीं से की थी इन्होंने 1175-76 में। 78 में हारे, लेकिन फिर दोबारा से 80 के अराउंड 81, 87, 89 लगातार आते रहे। एक ऐसी हार के बाद, पहली हार तो 1178 की है इनकी हमारे यहाँ राजस्थान में, दूसरी हार पृथ्वीराज चौहान ने इनको दिखाई 1191 में, जो तराइन का पहला युद्ध था। कल मैंने सारी कहानियां डिटेल से समझाई थी, लेकिन उदारवाद की नीति का नुकसान उठाना पड़ा इस युद्ध में। अगर हम इंडियंस ने उदारवादी रवैया ना अपनाया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और बनता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, पृथ्वीराज चौहान अगर इसका सिर काट देते, तो शायद गौरी के बाद आने वाले जो दिल्ली सल्तनत थी या मुगलों की हिम्मत हुई वो शायद ना हो पाती। लेकिन शायद इतिहास में महत्व नहीं रखता, इतिहास ये बात करता है कि असलियत में क्या हुआ, तो शायद को साइड करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि 1191 के बाद अगली लड़ाई 1192 में उदारवाद का खात्मा हुआ, क्योंकि अब इंडिया में एक ताकतवर राजा को भी खत्म कर दिया गया, जो कि उभरता एक ऐसा राजा था जो शायद भारत पर राज करने की लायकियत रखता था, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 92 के इस युद्ध ने पृथ्वीराज का चैप्टर क्लोज कर दिया, और एक नए युग की शुरुआत इंडिया में होने जा रही थी। और अब मुस्लिम जो कम्युनिटी के ये अटैकर्स थे, इनकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते, और कहीं ना कहीं इनकी लायकियत भी कहनी चाहिए, क्योंकि देखो अपनी ही कोई कमी रही होगी कि बाहर से विदेशी आए और फिर हम लोग जो है इस तरह से, ये हमारी आपसी एकता की भी तो कमी मानी जा सकती है ना। उदारवादी नीति आज बेशक आपको ठीक लगे, आज भी ठीक नहीं है। अगर चाइना आज हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे हिस्सों को हड़पता है, तो उदारवादी बनने में क्या रखा है? ऐसे तो बनते रहो उदारवादी, कल कश्मीर चला जाएगा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर सारा भारत चला जाएगा। उदारवाद ना पहले ठीक था ना आज ठीक है, जब बात आए अपने हिस्से की, अपने देश की, अपनी सेना की। लेकिन हमारे इंडियन राजाओं की उदारवादिता के कारण धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी के ये अटैकर्स अब ये इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। पहले सिर्फ ये आते थे, लूटते थे, भाग जाते थे, अब ये इंडिया में जमने लगेंगे। इनके पैर जमने स्टार्ट हो जाएंगे इन युद्धों के बाद, क्योंकि कोई ताकतवर राजा रहेगा ही नहीं। इसका 2 साल बाद, और मैंने बताया था 1194 चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी हार हुई है। वही जयचंद है जिसने कभी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी की मदद की थी। और फाइनली देखें तो धीरे धीरे इंडिया में लगातार जीत का अनुभव करता चला गया मोहम्मद गौरी। और इसके बाद 1196 में वो यहाँ से कूच कर गया अपने देश, और फिर लंबे टाइम तक, कई 5-6 साल तक अपने देश में ही रहा। 1202-3 में जब उसकी हार हुई अपने देश के पास, मध्य एशिया में हारा ख्वारिज्म शाह से, तब फिर उसने वापस इंडिया की तरफ रुख किया कि अमीर देश है, यहाँ मेरा साम्राज्य बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अब इस बार आने के बाद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, और कुछ ही साल बाद 1206 में आप जानते हैं कि उसकी डेथ हो गई, या कह लीजिए उसका मर्डर हो गया। भाई खोखर जाति जो पंजाब हरियाणा के थे, इन लोगों ने उनका मर्डर कर दिया। तो 1206 में जैसे ही ये मरा, इसके बाद इसकी बनाई पिछले इतने सालों, 1175 से आ रहा था ना ये अटैक, तो 1175 का है। पेशावर, मुल्तान, सिंध, पंजाब, दिल्ली, अजमेर, अब ये सब इसी के अंडर तो आ गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मारा जा चुका, जयचंद मारा जा चुका, कन्नौज का इलाका उसकी राजधानी थी। तो इन सब बड़ी प्रॉपर्टी पर अब एक तरह से इसका हक है। यहाँ इंडियन राजा इतने स्ट्रांग नहीं है, जो स्ट्रांग थे वो खत्म हो गए, अगली पीढ़ी में कोई है नहीं। तो ये पूरी बेल्ट इसके पास है। किसके पास है? ये मोहम्मद गौरी के पास। लेकिन गौरी की भी हत्या कर दी जाती है 1206 में। तो अब उस बेल्ट का क्या होगा? उस बेल्ट का देखना क्या होगा। अब इंडिया की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो यहां से कहीं गौर नाम का इलाका गजनी से 200 किलोमीटर दूर पड़ता था लगभग, यानी अफगानिस्तान के आसपास का इलाका। यहां से वो आदमी आता है, और जो अपना ये इलाका है ना, इसमें वो 3 गुलाम थे उसका कोई अपना बेटा नहीं था, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट गुलाम थे। कल मैंने शायद नाम बताए थे, कुबाचा, यल्दौज और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन तीनों को देखो कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड करेगा। जो ये वाला इलाका है ना, पेशावर का और पंजाब से ऊपर का पाकिस्तान का समझ लीजिए, सिंध का, पेशावर का, मुल्तान का, ये वाला इलाका ये कहता है कि भाई कल को मैं जैसे वापस भी गया जब जिंदा था, तभी उसने कहा कि इस इलाके पे नजर रखनी है कुबाचा को। ये पूरी प्रॉपर्टी जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है ना, इंडिया का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान का मेजर हिस्सा, ये कुबाचा को का संरक्षक बना दिया। जो ये वाली बेल्ट इसने जीती थी, कौन कौन सी? पंजाब वाली और राजस्थान, बाद में तो राजस्थान वगैरह भी। अनहिलवाड़ स्टार्टिंग में जीते थे युद्ध में 1178, लेकिन 1203-2 के बाद तो ये मान लीजिए कि लगभग पूरी बेल्ट हमारे हाथ से निकल गई थी। इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया कि भाई तू इसका संरक्षक है ऐबक को। ये दिल्ली, लाहौर से स्टार्टिंग मान लीजिए, लाहौर पाकिस्तान का, तो ये पूरी जो बेल्ट थी ये ऐबक को दे दी कि तू इसका केयर टेकर है। और इसका एक छोटा सा सिपाही था जिसको मैंने देखो कल बताया था, वो अनपढ़ जाहिल आदमी हमारी इतने सालों की ज्ञान की संपत्ति को माचिस लगा के फूंक के चलता बना। कौन था वो? बख्तियार खिलजी।
वो इस एरिया के आसपास लगातार अटैक करता था। इसमें आज का आपका बिहार और आज का आपका बंगाल और उड़ीसा आ जाएंगे। तो इस बेल्ट पर यानी 3 आदमी हो गए, कुबाचा, ऐबक और ये बख्तियार खिलजी है। खिलजी की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये एक छोटा सा सैनिक था, और इस सैनिक की हिम्मत देखो कि हमारा राजा लक्ष्मण सेन भाग गया। जब ये आया ना तो लक्ष्मण सेन अपने प्रॉपर्टी को छोड़ के भाग गया। तो ये इससे दिखता है कि इनकी ताकत कितनी ज्यादा थी। और वो ताकत में ना, ताकत असलियत में नहीं थी, वो थी हिम्मत कि भाई मारना है दूसरा आदमी। इस टारगेट को बना के आते थे। इसके बाद जो गौर की बात करूं, गजनी के आसपास का इलाका या गौर कह लो एग्जैक्टली अफगानिस्तान का, ये हिस्सा मिलना था यलदौज को कि भाई तू यहाँ का केयर टेकर है। अब जब ये गौरी मर गया तो गौरी के 3 ताकतवर जो अगले वंशज कहलाएंगे, है नहीं इसके वंशज, लेकिन इसने बेटों की तरह पाले। ये 3 लड़के थे, यलदौज, कुबाचा, ऐबक। इसको छोड़ दो खिलजी को, इसका वैसे भी मर्डर कर दिया। इसी के एक सरदार ने ना, ये किसी अभियान पे जा रहा था तो इसका सफाया कर दिया। इसको भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान रखना क्योंकि यूनिवर्सिटी तोड़ के गया। अब ये 3 आदमी हैं, कौन कौन? यलदौज, इसी को एलदौज भी लिखा है एक आधी किताब में, कुबाचा और एक ऐबक। तो ऐबक जो है इसने ये दिल्ली वाली, लाहौर वाली प्रॉपर्टी संभाल ली। तो ये दिल्ली सल्तनत जो बनेगी ना, वो यही ऐबक की शुरुआत मानी जाएगी। और जो ये कुबाचा है, इसने पाकिस्तान का हिस्सा ले लिया। कौन कौन सा? सिंध और मुल्तान वाला। और जो मेन गजनी के आसपास का गौर का इलाका था वो मिल गया यलदौज को। ये तीनों बराबरी के हैं, महत्वाकांक्षी हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ऐबक के पास प्रॉपर्टी काफी है, तो ऐबक से चिढ़ने लगेंगे यलदौज और कुबाचा कि भाई इसकी ये कैसे प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। इसीलिए ये प्लान करेंगे कि कैसे ना कैसे इसका भी सफाया कर दिया जाए। पर ये बहुत समझदार है, चालाक है। ऐबक क्या करेगा? ऐबक अपनी विवाह नीति को अपनाएगा बहुत चालाकी से। हमने पढ़ा था ना, इंडिया में देखो पुराने जो राजा थे वो वैवाहिक संबंधों से अपने रिलेटिव्स बना लेते थे। याद करो पाटलिपुत्र में, पुराने मगध में हमने पढ़ा था कैसे उन्होंने अवंती के राजा के पास अपना एक जीवक भिजवा दिया था। याद होगा ना, मगध का पुराना स्टार्टिंग का टाइम, जो सबसे पहले बड़े महाजनपद थे। फिर कैसे उन्होंने वज्जी वाले जो वैशाली वाले थे, इनके यहाँ इनकी बेटी से शादी की, कैसे उन्होंने कौशल नरेश की बहन से शादी की, और ऐसे ऐसे करके हमने कितने एग्जाम्पल पढ़े। ऐसा एक दिन की कहानी थोड़ी है। गुप्तों की बात कर ले तो कुमार गुप्त जो ये पहला था, इसने जो शादी की चंद्रगुप्त ने, वो कुमार देवी से की, लिच्छवियों की बेटी थी ना वो। तो ये पुरानी रीति थी, हिंदुओं में भी थी, मुसलमानों ने भी इसको फॉलो किया कि भाई अगर रिलेटिव्स होंगे सब तो हमें अटैक का डर नहीं रहेगा। देखना क्या किया इसने। ऐबक ने क्या किया? ऐबक ने अपनी सिस्टर की शादी कर दी कुबाचा के साथ, अपनी बहन की शादी कर दी कुबाचा के साथ, यानी कुबाचा और ऐबक रिलेटिव बन गए। तो अटैक का खतरा कम हो गया। लेकिन यलदौज का खतरा अभी भी बना हुआ था, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का बेशक मालिक बन गया ऐबक, लेकिन ऐबक ने कभी भी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। नाम देखो क्या ले रही हूं मैं, दिल्ली सल्तनत। सुल्तान समझते हो ना, इनके राजा को सुल्तान कहते थे। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या है? लाहौर। क्यों? किसका डर है? यलदौज का। यलदौज का टारगेट है दिल्ली का आसपास का इलाका लूट लेना, हड़प लेना। भाई कॉम्पिटिटर है, बराबरी के हैं। तो यलदौज ने अटैक किया किसके ऊपर? ऐबक के ऊपर। 1206 में ये राजा बना था ना यहाँ का सुल्तान, छोटा सा। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, आगे बात करेंगे उस बारे में, पहले सिर्फ एक रिलेटिव समझा दूं। तो ऐबक के ऊपर 1208 में यलदौज ने आक्रमण किया। तो ऐबक ने उस आक्रमण में लाहौर के आसपास का इलाका था उसको हरा दिया। बराबरी के थे ये, कोई इसमें कम नहीं था। ऐबक ने यलदौज को हराया और यलदौज की बेटी से शादी कर ली। यलदौज की बेटी से शादी किसने कर ली? ऐबक ने। यानी ऐबक इसका तो रिलेटिव बन ही गया था भाई। इसने अपनी बहन की, इसकी सिस्टर की शादी कुबाचा के साथ हुई है। और फिर जब यलदौज आया 1208 में तो ऐबक ने उसको हरा के इसी टेरिटरी में और उसकी बेटी से शादी कर ली। यानी यलदौज का एक तरह से दामाद बन गया ऐबक। और ऐबक की बहन की शादी किससे हुई? कुबाचा। दोनों तरफ रिलेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी डर एज इट इज है इनको, क्योंकि अपने बाप को ही मार देते थे, अपने भाई बंधुओं को तो जीजा साले, और इनको कोई क्या समझेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हुआ भाई हमारी एक वैवाहिक संबंध की नीति है, तो एक पॉजिटिव साइड हो गया। अब ऐबक, कुबाचा और यलदौज 3 टक्कर के हैं, लेकिन ऐबक ने चालाकी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक तरह से कुबाचा से भी अपना रिलेशन बना लिया और यलदौज से, चाहे हार के उसने शादी की, लेकिन फाइनली उसका रिलेटिव बन गया। तो जैसे तैसे करके इसका टाइम पीरियड चल पड़ा। 1206 में किसकी डेथ के बाद हुआ है ये? गौरी की डेथ के बाद। 1206 से लेके और 1210 तक का इतिहास है ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। 4 साल का राजा। पीएम आज बनते हैं तो कहते हैं 5 साल में क्या करें। हर कोई ये कहता है हम 5 साल में क्या करें। इसके पास महज 4 साल थे, सिर्फ 4 साल, लेकिन हिस्ट्री इसकी आज भी गाथा गाती है। तो करने वालों के लिए तो टाइम कम भी थोड़ा हो तब भी बहुत होता है। इसने इंडिया में, दिल्ली में कई बड़े काम करवाए, अजमेर में, दिल्ली में। और इसका टाइम जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर के लिए, स्थापत्य कला के लिए। स्थापत्य समझते हो ना, आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग वगैरह बनवाना। अब तक इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी रहती नहीं थी, आते थे, अटैक करते, धन लूटते, भाग जाते। लेकिन अब ये यहाँ बसेंगे क्योंकि इनका जो हेड था वो तो मर गया। अब ऐबक के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है कि वहां जाके उसको संभाले, तो खाली हाथ था, गुलाम था। तो जो प्रॉपर्टी मिल गई उसी का मालिक बन गया। तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में अपना राजपाट शुरू किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि चालाक था, क्योंकि देखो गौरी के मरने के बाद ना इसके मन में नहीं था कि मैं राजा बनूं, सुल्तान बनूं। अमीर जो लोग थे ना, जो गौरी के इलाके के खास आदमी थे, उन्होंने इसको इनवाइट किया कि यार अब ये राजा मर गया, सुल्तान मर गया, तो तू ही तो राजा बन गया भाई, तू उसके बेटे की तरह है। तो उनके कहने के बाद गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और ऐबक ने मन से ये माना कि मैं राजा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका काम निपटाने के लिए गद्दी पर बैठा हूं। इसीलिए ऐबक कहने को तो पहला सल्तनत काल का राजा है, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। फिर क्या कहलाता था? इसका नाम, इसका उपनाम, उपाधि दी थी सिपह सालार। किसने दी थी? गौरी ने। तो गौरी ने इसको जो नाम दिया ना, मलिक नाम था इसका, उपनाम। तो मलिक और सिपह सालार ये जो पदवियां दी हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं कि बहुत बढ़िया मंत्री है, इस तरह से। तो सिपह सालार और मलिक ये उपाधियां किसने दी थी? इसके हेड ने। इसके एक तरह से मान लीजिए भाई, इसके लिए तो राजा बराबर था ना, वो इसके पिता के समान था, उसने वही उपाधियां इसने अपनी रखी। इसने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं माना। 1206 में प्रॉपर्टी मिल गई थी, लेकिन ये अपने आप को गुलाम ही मानता रहा। 1208 में इसको राज करते करते 2 साल बीत गए, 6 से 8 आ गया। 8 में इसने परमिशन ली गौरी के भाई से। गौरी का मैंने बताया बड़ा भाई था जिसने गौर बनाया था, उसके गौरी तो मर गया 1206 में, उसको तो मर्डर हुआ। उसका बड़ा भाई भी जिंदा था। उसके बड़े भाई
भाई से बाकायदा परमिशन लेटर लिया कि जी मैं आपके छोटे भाई का गुलाम था और अगर आप परमिशन दें तो मैं ये गुलामी से अपनी मुक्ति चाहता हूं, और उसको सर्टिफिकेट मिला लिखित में कि भाई इसको ऐसे ऐसे ही आदमी हमारा गुलाम था और अब हम इसको अपनी दास्ता से मुक्त करते हैं। उसका भाई कोई ताकतवर राजा नहीं है, लेकिन इसके देखो संस्कार कितने अच्छे होंगे कि इसने ये महसूस किया कि यार कुछ भी हो, चाहे मर गया मेरा राजा, लेकिन मैं था तो गुलाम ना, तो मुझे गुलामी से मुक्ति पत्र लेना चाहिए। ये बड़प्पन की बात है, ये इसकी अच्छाई की बात है। नहीं तो चाहता तो भाड़ में जाए, मर गया राजा, मुझे क्या चिंता, लेकिन उसके भाई से मुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। कौन सा राजा था ये, कौन सा सुल्तान था ये? ऐबक। तो ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, मलिक और सिपह सालार कहलाया। अच्छा, ऐबक का थोड़ा सा बचपन भी बता दूं। ऐबक जो है ना, ये ऐसे इतने ऊंचे अच्छे संस्कार कहां से आए? इनका कहीं ना कहीं बेस बचपन में छिपा होता है। ऐबक जब बहुत छोटा था तो गरीब घर में पैदा हुआ होगा, किसी न किसी कारण से इसको बेच दिया गया। दासों के बाजार लगते थे, ये विदेशों की बात करूं, इंडिया नहीं, इंडिया में तो ये राजा की तरह ही आया था। उस टाइम में कहीं पे मंडी में गुलामों की मंडी लगती थी और लोग बिकते थे, बच्चे बड़े जवान, हट्टे कट्टे तगड़े कमजोर, हर तरह के जवान, हर तरह के लोग जो थे गुलाम। अब किसी को घर में नौकरी करवानी, झाड़ू पोछा करवाना है तो हल्का गुलाम चल जाएगा, किसी को खेती करवानी है तो तगड़ा गुलाम चाहिए, किसी को अंगरक्षक रखना है तो भी तगड़ा गुलाम। यानी लोगों की ना कैटेगरी थी। जैसे आज देखते हैं ना बॉडीगार्ड रखते हैं तो कोई ऐसे दुबला पतला सिंगल हड्डी बॉडीगार्ड थोड़ी कोई रखता है। आपने कभी देखा हो जो पीएम आते हैं, पीएम के आसपास जो लोग होते हैं कितने एक्टिव, लंबे तगड़े, उनकी 6-6 फीट से ज्यादा हाइट होती है और वो देखो कैसे चौकन्ने टाइप के होते हैं। तो इसी तरह तब भी था, तब भी आदमी की जरूरत के अनुसार उन्हें खरीदा बेचा जाता था और ये नॉर्मल बात थी। गुलामों के मार्केट बाजार थे पूरे पूरे। ये बचपन में एक बहुत छोटा बच्चा किसी ने खरीद लिया, वो आदमी काजी था, अब्दुल अजीज कुकी उसका नाम था। अच्छा आदमी था। काजी आप समझते होंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी में शादी ब्याह कराते हैं, जिनको नॉलेज होती है धर्म की अपने की। तो काजी ने एक ने खरीद लिया। काजी बाय हार्ट अच्छा रहा होगा क्योंकि काजी ने इसमें अच्छे संस्कार डाले। बच्चा था ये, इसको वो रोज काजी जो था ना वो कुरान पढ़ता था रोज और इसको अपने पास बैठा लेता। जब 4-5 साल का था तो जब वो कुरान गाता तो रोज सुनते 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 उस छोटे से बच्चे को तो आप जैसा संस्कार डालेंगे वैसा बनेगा। फर्क नहीं पड़ता उसके माँ बाप कौन थे, ना पता इसके माँ बाप का। तो ये बचपन में कुरान सुनते 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 और इतने इसको लगाव हो गया कि ये बहुत मीठी आवाज में कुरान गाने लग गया। अब जब 2-3 साल एक चीज को आप लगातार गाएंगे गाएंगे, अब जैसे हम अपनी बात करें, किसी घर में अगर सुबह सुबह आरती चलती है या आरती किसी की दादी गाती है, मम्मी गाती है, तो बच्चे भी अपने आप सीख जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा बच्चे में अपने आप जाएगा। तो वो कुरान पढ़ता था, इस बच्चे के अंदर कुरान अपने आप याद हो गई इसको और वो गुण आ गया। मीठी आवाज थी तो बचपन में बहुत सुंदर कुरान गाता, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुरान खान। तो ये पूछ लेंगे कुरान खान कौन था? ये उस आदमी की तो देन है ना, ये उस आदमी के संस्कार थे कि इसके अंदर कुरान पूरी इसको याद थी ज़बानी। जैसे बहुत सारे बच्चे हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं, तो कुरान खान पड़ गया। जब ये बड़ा हुआ, गुलाम था लेकिन इसके अंदर संस्कार अच्छे थे, कहीं कहीं जैसे उस कुकी ने फिर किसी और को बेच दिया, फिर किसी और को, ऐसे बिकते 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 फाइनली एक दिन ये पहुंच गया, एक जब ये पूरा जवान हो गया, एक बड़े मार्केट में, गुलामों के एक बड़े बाजार में, और वहां इस पर नजर पड़ी मोहम्मद गौरी की। और गौरी ने देखा, उसको लगा ये ठीक है, उसने इसको खरीद लिया, गुलाम बना लिया गौरी ने इसको अपना, अपनी लायकियत के दम पे, ईमानदारी के दम पे। सबसे बड़ा गुण होता है इंसान का ईमानदारी। जो भी कोई भी काम करो, कुछ भी, कितने ही लो लेवल का, अपने काम और अपने मालिक के प्रति सदा ईमानदार रहना चाहिए। ये गुण आगे पहुंचा देता है। गुलाम था लेकिन गौरी का देखो बेटे की तरह रखा गौरी ने। स्टार्टिंग में नहीं, इसने प्रूव किया कि मैं इस लायक हूं। अपनी ईमानदारी, निष्ठा और अच्छे काम के दम पर ये धीरे 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 ग्रोथ करता गया करता गया करता गया और फाइनली इसको अमीर ए आखूर, अमीर मतलब बड़े आदमी जो थे उस टाइम के, आखूर का मतलब अस्तबल घोड़ों वाला, ये पोस्ट मिल गई। यानी गौरी की जो सेना थी उसके अस्तबल का प्रधान था, घोड़ों का हेड था, घोड़ों की सेना का। ये कितनी बड़ी पोस्ट है, जैसे आज मान लीजिए आर्मी का हेड हो या एयरफोर्स का, इस तरह का हेड हो। तो ये अमीर ए आखूर, एक गुलाम जिसके माँ बाप का नहीं पता, जिसका हमें नहीं पता कैसा है, ये सिर्फ अपनी लायकियत के दम पे यहां तक पहुंच गया। ये होता है कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आपका कैलिबर कितना है। नहीं तो ऐसे हजारों गुलाम पता नहीं कहां हमेशा बस पैर ही धोते रहे होंगे या झाड़ू पोछा या सफाई करते रहे होंगे, लेकिन ये लायकियत थी, ईमानदारी थी, इसीलिए अच्छे संस्कारों के कारण ये बन गया अमीर ए आखूर। और फिर नजर में आ गया राजा की में, सुल्तान की में, और फिर खास आदमी बन गया। तो लायकियत थी ना कुछ ना कुछ। जब ये बड़ा हुआ, जैसे धीरे धीरे पैसा भी आता है, आदमी जितने ऊंची पोस्ट पे उतना पैसा आएगा। कहते हैं जब ये बहुत आगे तक पहुंचा तो ये दान देने लग गया। बाय हार्ट बहुत अच्छा रहा होगा और कहते हैं कि ये लाखों का दान दे दिया करता था। कोई गरीब आदमी आता ना कि हुजूर मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो लाखों रुपए जितने थे उतने दान दे देता था। तो लोगों ने इसका नाम दे दिया लाख बख्श, कि यार तो लाखों लोगों को दान देता है और लाखों का ही दान करता है, इसीलिए इसका उपनाम पड़ गया लख बख्श या लाख बख्श। बख्शीश होती है ना, किसी को जैसे बच्चे को या किसी बड़े आदमी को बख्शीश दे देना, भाई खुश होकर पैसा दे देना, तो ये बख्शीश देता था लाखों की, तो लाख बख्श या लख बख्श कहलाया। और क्योंकि लायक था इसलिए किस पोस्ट पर पहुंचा? अमीर ए आखूर। किसका गुलाम था ये? गौरी का। कुरान खान क्यों था? क्योंकि जिसने इसको सबसे पहले खरीदा बचपन में वो आदमी अच्छा था, काजी था, अब्दुल अजीज कुकी उसका नाम था, उसने बचपन में इसको कुरान करा दी। तो कुरान खान ये है, लाख बख्श ये है। और क्योंकि गरीबों को दिखता था कि हमारा संरक्षक है तो इसलिए उन्होंने इसका नाम हातिम ताई भी रखा हुआ था, यानी मुश्किलों से निजात दिलाने वाला। कोई किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हो, इसके पास चला जाओ तो ये उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। हातिम ताई था ये सब उपनाम है इसके, हातिम ताई, कुरान खान। और लाख बख्श की तरह ये पील बख्श भी कहलाता है। पील बख्श, पील बख्श क्या था? हाथियों का दान करने वाला। यानी जब ये बड़ा हो गया, भाई अमीर बन गया, तो 2-4 हाथी तो रखते थे ना लोग उस टाइम के, तो हाथियों का भी दान कर देता था। तो पील बख्श हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, हातिम ताई गरीबों को संरक्षण देने वाला, उनकी केयर करने वाला, जरूरत के टाइम पे उनकी हेल्प करने वाला। ये सारे उपनाम हैं किसके? गौरी के, गुलाम के, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक कैसे महान बना इतना समझ में आया। और ऐबक की टक्कर में कौन कौन थे? यल्दौज और कुबाचा। कुबाचा के साथ इसने अपनी बहन की शादी करवा दी और यल्दौज ने 1208 में जब अटैक किया पाकिस्तान के अगले हिस्से पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाले हिस्से पर, तो इसने उसको हराया और उसकी बेटी से शादी कर ली, तो रिश्तेदारी हो गई। अब 1206 में ये राजा बना है, कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं कर रही ना, मतलब अगर देखें तो टेन्योर बहुत कम है, 4 साल में। इन 4 सालों में क्योंकि मुसलमान है तो भाई भगवान का नाम भी तो लेगा, यहाँ बसेगा, तो इसीलिए
इसने इंडिया में पहली मस्जिद बनवाई, तुर्कों द्वारा बनाई सबसे पहली मस्जिद है, फर्स्ट मस्जिद। अब ये दिल्ली सल्तनत का मालिक है तो मस्जिद कहां बनवाएगा? दिल्ली में। इसने पहली मस्जिद बनवाई और उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। इस्लाम तो इनका धर्म है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आज भी ये मस्जिद के अवशेष हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली की, तुर्कों में या भारत की कह लो, बनवाई गई पहली मस्जिद है। इससे पहले मस्जिद नहीं थी क्योंकि पहले अटैकर्स थे ये। अब ये बसने के लिए है, यहाँ तो भगवान का नाम लेगा, तो यहाँ रहेगा, जिसके पास पैसा है, जिसको टैक्स इकट्ठा करके मिलेगा तो अपने भगवान का नाम तो लेगा ना। तो ये पहली मस्जिद है जो दिल्ली में बनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत की पहली मस्जिद भी यही है, दिल्ली की पहली मस्जिद भी यही है। किसने बनवाई है? इसने गौरी के गुलाम ने, ऐबक ने। ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, ना अपने सिक्के चलवाए, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इससे ये दिखे कि भाई राजा था, लेकिन कुछ अच्छे कामों में मैंने आपको सारे इसके एग्जाम्पल दे दिए। और अब इसके हम स्थापत्य की बात करें तो पहली मस्जिद बनवाई, भारत की भी कह लो, दिल्ली की भी कह लो। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार का काम स्टार्ट करवाया था, कुतुब मीनार। ध्यान से सुनना इसको, कुतुब मीनार। नाम से तुम्हें लगेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है नहीं। एक आदमी था कुतुबुद्दीन, सेम नाम जैसे कुतुबुद्दीन, इसका भी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको ये एक तरह से पूछता था। जैसे हम होता ना किसी भाई संत महात्मा की पूजा करने लगे कोई, ऐसे ही ये सूफी था। सूफी और संत ना दो अलग आदमी होते हैं। जैसे जो हिंदू हैं ये लोग संत महात्मा, आजकल भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग संत महात्मा अपने आप को बोल देते हैं। जैसे संत महात्मा है ना हिंदू धर्म में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में सूफी कहलाते हैं। तो सूफी संत इसलिए बोले जाते हैं। ये एक ही तरह के दो रैंक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी मानती है और एक हिंदू धर्म वाले मानते हैं। जैसे संत हैं, महात्मा हैं, ऐसे इनके सूफी हैं। तो एक सूफी थे कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनका नाम पीछे से अलग है, आगे से सेम लगता है, बख्तियार काकी। एक बख्तियार खिलजी था, वो पागल आदमी जो कि हमारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी तोड़ गया। मिक्सचर है इसका नाम। कुतुबुद्दीन ये भी है जिसको ये मानता है वो भी है। बख्तियार खिलजी पूछे तो वो नालायक आदमी, और बख्तियार काकी कहें तो वो आदमी जो सूफी है, जो सही रास्ता दिखाता है जीवन जीने का। जैसे हिंदुओं में महात्मा दिखाते हैं, ऐसे ये सूफी दिखाते हैं। कुतुब मीनार इसको डिवोट कर दी कि भाई मैंने इनके लिए, इनके नाम पर बनाई, तो नाम क्या रखा? कुतुब मीनार। ये मीनार आई कहां से, कैसे बनी? एक अफगानिस्तान में मीनार है, जम की मीनार, अफगानिस्तान में ये मीनार थी पुरानी, जम की मीनार। इसी की देखा देखी ये मीनार बनी है, और दोनों ब्रिक से, ईंट से बनी मीनार है। जम की मीनार भी और हमारी दिल्ली की मेहरौली की कुतुब मीनार भी ईंट से निर्मित है। वो जो जम की मीनार थी ना, उसकी जो ऊंचाई थी वो 62 मीटर की थी, और जो हमने बनाई, हमारे यहाँ जो बनाई गई वो 72.3 मीटर, यानी उससे भी ऊंची बनाई गई, लेकिन देख के बनाई गई। एक आइडिया लिया गया, तो किससे आइडिया लिया? जम की मीनार से। अब ये कुतुब मीनार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप कुतुब मीनार देख के आए हो तो आपको पता होगा कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर ना एक जैसी नहीं है, मीनार नीचे से ऊपर की तरफ अलग है। जैसे कुतुब मीनार का जो बेस है ना वो बहुत चौड़ा है, और जब वो ऊपर की तरफ गई है तो उसका जो डायमीटर ऊपर वाले का वो काफी कम है। इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ पतली 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 होती चली गई। एक दिन में सारी नहीं बनी, इसको सालों साल लग गए। जो इसकी सबसे पहली मीनार की शुरुआत थी, इसमें आज टोटल 5 फ्लोर माने जाते हैं आज के टाइम में। जो सबसे पहला था ना, ये बनवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्टार्ट करवा दिया था। ये लगभग कंप्लीट भी हो गया था, एक पहली मंजिल इसकी। इसमें 5 मंजिल है। पहले इसको बेसिक को समझ लो, फिर इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 मंजिल हैं। ये 5 मंजिल अलग अलग टाइम पे बनी है, अलग अलग दौर में बनी है। जो सबसे पहली मस्जिद है, ये मंजिल है, इसको ऐबक ने बनवा दिया था। वो जो 4 साल थे ना, उसमें इसके काम पे काम हो गया था। वैसे ये ना उसके राजा बनने से पहले स्टार्ट हो गई थी, 1199 में इस पे काम स्टार्ट हुआ था, 1220 में ये जाके पूरी हुई, यानी 21 साल लगे इस मीनार को बनने में, और सिर्फ 4 मंजिल बनने में। पहली पूरी करवाई थी ऐबक ने, फिर ये एक्सपायर हो गया 1210 में। इसके बाद 3 मंजिल, 2, 3, 4, ये तीनों पूरी करवाई हैं इल्तुतमिश ने, जो इसके बाद राजा बनेगा, जो इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। इसने काम करवाया। फिर इसके इल्तुतमिश के बाद ये पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई कि भाई ठीक है ये मीनार है। एक बार यहाँ पे बिजली गिर गई, बिजली गिरी, और बिजली से जो चौथी मंजिल थी ना इसकी, ये लगा लो ये एक है, ऐसे फिर दूसरी है, थोड़ी पतली पतली होती चले। चौथी मंजिल जब इस पे गिरी वो बिजली, तो ये ध्वस्त हो गई, टूट गई। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक नाम का, तुगलक वंश में एक आएगा, तीसरी डायनेस्टी में, उस आदमी ने चौथी की मरम्मत करवाते करवाते कि मरम्मत करवा दूं, और अपनी 5वीं मंजिल बनवा ली। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें काम किया। तो ये 3 बड़े नाम हो गए, कौन कौन से? ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने इस पे काम किया है। फिरोज शाह तुगलक, ये 3 है। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने तो काम करवाया। इसके बाद फिर दिल्ली में भूकंप आया, और भूकंप में इसमें नुकसान हो गया। भाई इतनी बड़ी मीनार है तो तेज भूकंप के झटके में नुकसान खा गई। अब उस नुकसान पे काम किया है एक राजा ने, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कोई मंजिल नहीं बनवाई, सिर्फ भूकंप के बाद जो गड़बड़ हुई, दरार वरार आ गई, जो भी कुछ हुआ वो इसने ठीक करवा दिया। तो इसलिए शेर शाह सूरी का नाम भी इसके साथ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक गेट भी लगवाया गया था, एंट्रेंस गेट। तो अगर कहें मंजिल किसने बनवाई है तो 3 आदमियों ने। किसने? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन में नाम आ जाता है शेर शाह सूरी का भी, और ऐसे सिकंदर लोदी का भी। लोदी, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो लोदी के टाइम में भूकंप आया था और शेर शाह सूरी ने गेट लगवाया था। लेकिन मिक्सचर में भी पूछ लें तो तुम्हें ध्यान रखना है, इन दोनों ने कोई बड़ी ऐसी इमारत नहीं खड़ी करवाई, रही सही कसर में थोड़ा बहुत हिल गई, वही मिट्टी निकल गई, कुछ हो गया तो वो काम करवाया। असली काम इन 3 लोगों ने करवाया, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। मरम्मत में किस किसने हेल्प की गेट में और इसमें? तो ये लोदी है, सिकंदर लोदी, और एक है शेर शाह सूरी, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे बाद में एक अंग्रेज ने ना एक छतरी से लगवा दी थी, लेकिन फिर बाद में कुछ सालों बाद, अंग्रेजों का दौर चला था 1857 के बाद, उन्होंने कभी ठीक नहीं लग रही, फिर उस छतरी को वहां से हटवाया गया था। पहले इसकी खासियत क्या है, इसमें ना स्पाइरल, स्पाइरल मतलब ऐसे गोल गोल,
ये सीढ़ियां थी, पहले लोग इसमें चढ़ के ऊपर तक जाते थे और कहते हैं इसका यूज पुराने टाइम में किया जाता था अजान देने के लिए। अजान समझते हो ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी अल्लाह अकबर टाइप का वो करते हैं तो उससे अजान बोलते हैं। वैसे एक्जैक्टली तो ये अकबर के टाइम में आया, लेकिन अजान पहले से थी। तो इसमें ऊपर चढ़ के, दिल्ली बसी हुई थी दूर दूर कहीं छोटे छोटे गाँव के रूप में ऐसे दूर दूर, तो इस पे चढ़ के ऊपर चौथी मंजिल जो रही होगी अजान दी जाती थी। तो पता चलता कि भाई अब ठीक है, टाइम हो गया नमाज पढ़ने का। स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपने पर्पज के लिए यूज की, फिर धीरे धीरे इंडियंस भाई घूमने जाते और देखते कि ठीक है ऐसी इमारत दिल्ली में है, तो ऐसे घूमने जाना नॉर्मल था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन पे ना एक एक दरवाजा खुलता था, बस खिड़की टाइप का, और बीच में ये पूरी सीढ़ियां थी, अंधेरा था, गुप्त अंधेरा, क्योंकि अंदर कोई लाइट तो जाती नहीं थी। तो उस अंधेरे में जैसे लाइटनिंग सरकार ने करवा रखी थी भाई, 4-4 5-5 सीढ़ियों पे एक एक ट्यूबलाइट जलती थी। 1981 में क्या हुआ, एक स्कूल्स के ट्रिप बहुत जाते हैं, अभी भी आप जाएंगे ना तो मैंने तो कम से कम 10-20 बार देखी है, ये स्कूल के ट्रिप आपको मिलेंगे, ज्यादातर स्कूल के बच्चे होते हैं, वैसे घूमने कम जाते हैं या विदेशी घूमने आते हैं। तो 1981 में एक स्कूल का ट्रिप गया हुआ था, एक क्या कई स्कूलों का, और जैसे बच्चे जो थे वो ऊपर नीचे जा रहे थे, तीसरी चौथी पांचवी दूसरी छठी के बच्चे थे, तो अचानक से कुछ गड़बड़ हुई और ये लाइट्स बंद हो गई। जैसे लाइट भागी तो सोचो वो सीधी सीधी नहीं है, गोल गोल है, और रोज तो कोई चढ़ता नहीं कि पैर जमा हुआ हो, तो एक आधी बार तो कोई घूमने जाएगा, तो उसमें ना भगदड़ मच गई। अचानक से लोग जो है वो डर के मारे कि लाइट भाग गई, कहीं कुछ हो ना जाए, ऊपर नीचे एकदम से जैसे उतरने चढ़ने, कंजस्टेड था एरिया, और कहते हैं स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई और लोगों ने बिना देखे, अब जो ताकतवर था वो तो एक दूसरे को कुचलते हुए नीचे आ गए और स्कूली बच्चे मारे गए, बहुत सारे बच्चे मरे, लगभग ये लगा लो उसमें काफी सारे बच्चों को चोटें तो लगभग हर एक आदमी को आई जो सीढ़ियों पे था, और कई 100 लोग थे सीढ़ियों पर, क्योंकि बहुत ऊंची मीनार है ना। आप कभी अगर गए हैं टूरिस्ट वाली जगह तो आप देखेंगे कैसे लाइन लगी होती है यहाँ जाने आने वालों की, तो बहुत बड़ा नुकसान देखा 1981 में। उसके बाद सरकार ने कहा अब इसका अंदर जाना बंद कर दो, क्योंकि ये तो फिर दोबारा गड़बड़ हो सकती है, लाइट तो कभी टेक्निकल चीजें तो कभी भाग सकती है ना। 1981 के बाद इसमें कोई नहीं जाता, बहुत सारे लोगों ने इसको सुसाइडल पॉइंट बना लिया था, ऊपर जाके और 5वीं चौथी मंजिल से कूद जाते, तो फिर सरकार ने कहा बैन कर दो, और अब कोई भी इसका गेट जो है ना नीचे से वो पूरी तरह लॉक रहता है, सिर्फ जो ASI वाले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही इसके गेट में से जाके कभी सफाई कराते हैं या कोई काम कर लेते हैं, बाकी इंडियंस के लिए किसी के लिए भी अब ये खुला हुआ नहीं है। ये है कुतुब मीनार, जम की मीनार को देख के बनाई गई, वो अफगानिस्तान में है, ये भारत में दिल्ली में है, मेहरौली में स्थित है, और इसकी टोटल सीढ़ियां जो है ना, कितनी सीढ़ियां हैं ये, तो 379 स्टेयर्स हैं, 3-6-9-3 का पहाड़ा हो सकता था, थोड़ा सा बढ़ा देना, 3-7-9 ये इसकी टोटल सीढ़ियां, नीचे ऊपर की चौड़ाई अलग है, ईंटों से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है आज की डेट में भी। ठीक है, तो पहली मस्जिद बनवाई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसने मीनार का निर्माण, किसकी बात हो रही है, हम ऐबक पे वापस आते हैं। ऐबक ना एक मस्जिद और बनवाता है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5, इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कह देते हैं, 2.5 ये वाला 2.5 दिन का झोपड़ा, सुन के लगता है कोई झोपड़ा ओपड़ा होगा, लेकिन ये मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। बस यही पूछते हैं कि क्या है, इसकी बहुत लंबी कहानी है लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गए थे, कुछ कहते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, बढ़ा चढ़ा कर जो भी रहा हो, ये ध्यान रखना कि ये भी एक मस्जिद है। एग्जाम में आएगा क्या है, तो मस्जिद है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है ये अजमेर में बनवाया गया, ये भी मस्जिद है, और कुव्वतुल इस्लाम पहली मस्जिद है, और मीनार का नाम है कुतुब मीनार। इससे अपने दुश्मनों को कैसे ठीक किया मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनको, अब आपको नोट्स भी बनाने हैं। वो कैसे खुल सकता है, इससे पिछला पेज, OPS पे। ठीक है, अब आज जो पढ़ा रही हूँ ना, अब आपके बाद ये तुम्हें नोट्स बनाने हैं। मैंने परसों जो पढ़ाया था वो नोट्स तुमने देखो यहाँ तक बनाए हुए हैं, तुमने लास्ट जो नोट्स बनाए होंगे वो यहाँ तक बने होंगे, बैहाकी तक। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 4 आदमियों के नाम बताए थे परसों वाली में, उत्बी, फिरदौसी, बैहाकी, याद होंगे ना, ये कोई इसका राइटर था, कोई पूर्व का होमर या हैमर था, देखो ये तुमने बनाया था लास्ट, ये गजनवी के विद्वान। इसके आगे से तुम्हें जो बनाने हैं नोट्स वो यहाँ से, गजनवी पूरा हो गया, गजनवी की डेथ हुई थी TB से, फिर गौरी, अगली हेडिंग तुम्हें डालनी है गौरी की, ध्यान से देखो तुम्हें गौरी सब कुछ समझ में आएगा। इसका नाम था शियाबुद्दीन मोहम्मद या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसी का नाम है, फेमस है गौरी नाम से क्योंकि गौर इलाके में ये था। इसके बड़े भाई ने गौर इलाका बनाया था अलग से स्वतंत्र, और छोटा भाई जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी था। असली नाम है शियाबुद्दीन मोहम्मद या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसी के नाम है। 1173 से 1206 तक राज किया, 73 के 2 साल बाद 75 में इंडिया पे अटैक करने आ गया। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्यों आता था, ये धन लूटना तो सदा ही रहा, भाई हम सोने की चिड़िया अमीर थे, तो जिसको भी कमी दिखती सीधा भारत दिखता, और भारत में हम लोग जो थे हमें यूनिटी की कमी थी, तो धन लूटना पहला उद्देश्य, सोने की चिड़िया थी ये, साम्राज्य विस्तार करना। गौर बहुत छोटा है तो प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो फिर इंडिया जैसी जगह पे आएंगे ना, तो साम्राज्य विस्तार करना। क्या गजनवी साम्राज्य विस्तार करने आया था, नहीं, उसका सिर्फ एक टारगेट था पैसा लूटना। उसने देखो यहाँ राज करने का कभी प्लान नहीं किया, उसने सिर्फ एक टारगेट ना पैसा कैसे लूट लूं। गौरी के समय भारत की स्थिति कैसी थी, गौरी से पहले तो गजनवी आ चुका, 17 बार आक्रमण करके धन लूट के ले गया, तो उसका कुछ फर्क था हमारे ऊपर। देखो क्या क्या, सिंध, मुल्तान और पंजाब, पाकिस्तान याद कर लो, सिंध, मुल्तान, उनका पंजाब, इस पे मुस्लिम राज चल रहा था। क्यों, क्योंकि गजनवी जा चुका था यहाँ सब कुछ तहस नहस करके, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव था ना। जो ये इलाका था पाकिस्तान वाला, इसमें मुस्लिम राजा राज कर रहे थे गजनवी के बाद से, छोटे थे। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज था जब गौरी आया, तभी तो गौरी और इसके बीच सराइन का युद्ध हुआ। गढ़वाल के आसपास जयचंद नाम का राजा था, कन्नौज जिसकी राजधानी थी, यूपी। गुजरात और काठियावाड़, ये अपना गुजरात का इलाका। सोलंकी, कौन से सोलंकी, जिन्होंने देखो माउंट आबू राजस्थान में भी काम किया, जैन टेंपल बनवाए, विमल शाह सेनापति था। चालुक्यों का, ये वो चालुक्य नहीं है साउथ वाले, साउथ वाले चालुक्य याद करो 3 थे, कौन कौन, बादामी वातापी वाले, पुलकेशियन वाले, वेंगी वाले और कल्याणी वाले। ये चालुक्य अलग है, ये गुजरात राजस्थान के सोलंकी शासक हैं। ये दिलवाड़े के जैन मंदिर बनवाएंगे। इनकी राजधानी क्या थी, अनहिलवाड़, और यहाँ का राजा पहले मूल राज था, मूल राज फिर हट गया था, भीम सेकंड था। तो 2 भीम हैं, भीम फर्स्ट के टाइम सोमनाथ पे अटैक हुआ गजनवी ने, और भीम सेकंड के टाइम गौरी ने अटैक किया था। गौरी हारेगा,
सोमनाथ पे वो जीत के गया था। भारत की कमजोरी क्या थी? राजनीतिक और सामाजिक। मैंने कल भी कहा था ना हम सेना में कमजोर थे ना पैसे में। आज भी हम सेना में कमजोर नहीं है। आज भी हमारी कमी है कि हम सामाजिक तौर पे जागरूक नहीं है। जागरूक कब बनेंगे? जब पीढ़ियां पढ़ लिख जाएंगी। इंडिया नहीं बदलेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। चाहे मोदी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई आए, इंडिया बदलेगा तब जब जनता बदलेगी। राजा वैसा होता है जैसा प्रजा चाहती है। अब हम कहते हैं सिस्टम खराब है, ये फैक्ट है कि प्रजा चाहती है कि सिस्टम खराब हो। हम मन से चाहते ही नहीं कि सिस्टम सुधरे, क्योंकि जब तक जनता समझदार नहीं होगी ना तब तक तो ऐसे ही यहाँ अंधराज चलता रहेगा। पार्टियां आएंगी, आदमी बदलेंगे, लेकिन फाइनल टारगेट उनका सिर्फ अपना पेट भरना होगा। देश को नुकसान हो, देश मरे कटे लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये समझना हमारी जिम्मेदारी है। ये पुरानी कहानी नहीं है, आज की भी कहानी है। इंडिया आज भी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। हम कितने मूर्ख हैं कि आज भी हम लोगों को आपस में लड़वाना मिनट का खेल है, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी बड़े आदमी के लिए। हिंदू मुसलमान के दंगे तो जब चाहो करवा लो, लोगों का सारा ध्यान दंगों में, दंगों की खबरों में, पीछे चाहे कुछ बेच लो कुछ कर लो, किसी को पता ही नहीं। जनता मूर्ख है ना, तभी तो ये सब चल रहा है। और ये कब सुधरेंगे? जब पढ़ाई कर लेंगे, जब ये जान लेंगे कि हम पुराने टाइम में क्यों बेवकूफ बने थे, क्यों इंडिया पे ऐसे विदेशी आके राज कर गए हजार साल तक, क्योंकि हम बेवकूफ थे। आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी जागरूकता नहीं। और जब तक जागरूकता नहीं होगी ना, कोई भी इस देश को बदल नहीं सकता। ये देश बदलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग जजमेंट कर पाएंगे कि यार ये मंत्री गलत कर रहा है, चाहे आप उसकी भक्ति करें, लेकिन ये मंत्री गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, जिस दिन इस देश की जनता ने सीख लिया और वो जाग गई समाज के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर, फिर देश में कोई गड़बड़ नहीं होगी, फिर कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा। ये भ्रष्टाचार इसलिए है, सब इस सिस्टम का ही अंग तो बनते जा रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नेता पैसे खाते हैं, ऐसे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी तो पैसा खाते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे वहां भी हैं। ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा करप्ट हो गई, कारण जनता ऐसी है, जनता यही चाहती है। पढ़ लिख के जिस दिन हम सब समझदार हो जाएंगे ना, जब सब डिमांड करेंगे सही को सही कहने की, गलत को गलत ठहराने की, उस दिन देश बदलेगा। तब भी यही कमजोरी थी, आज भी यही कमजोरी है। न तब पैसा कमजोरी थी, न आज पैसा कमजोरी, न तब सेना कमजोर थी, न आज सेना। फिर कमजोरी कहां? हम लोगों में। इसलिए पढ़ा करो। हम ना बदलें कोई बात नहीं, कभी हमारी अगली 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 कभी तो पीढ़ियां सुधरेंगी, कभी तो सारी जनता जागरूक बनेगी। और जिस दिन सारी तो कभी नहीं, लेकिन जिस दिन इस देश की आधी जनता भी जाग गई ना, तब ये मनमानी नहीं होगी सिस्टम में, तब वो होगा जैसा जनता चाहेगी। हम हर 5 साल बाद जब हमारे पास अधिकार आता है तो हम क्या करते हैं? हम सेम लोगों को चुनते हैं, क्योंकि हमारा क्या कहना है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कब बदलेगा? ये सरकारें तब सुधरेंगी। उससे पहले तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम भी यही हो, मैं भी यही, हमारे पेरेंट्स भी यही हैं। सिस्टम बिगड़ता 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 जा रहा है। और अब ये तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया, पेंडेमिक तो ऐसा बहाना है, अगले 20 साल सरकारें इसको हथियार बना के खाएंगी बैठ के कि हम क्या करें जी, पेंडेमिक आया था, हम देश को कैसे सुधारें। और तुम सब ये भी जानते हो कि कितना ज्यादा पैसा इसको ना एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई है बड़े बड़े मंत्रियों को पैसा खाने की, सबको। मैं इसमें किसी एक पार्टी का नाम है, सबको। क्यों? क्योंकि इस टाइम में इतना पैसा दान किया, जनता ने इतना पैसा दान किया, वो सब कहां जाएगा किसी को पता थोड़ी चलेगा। आरटीआई का दायरा कितना कमजोर कर दिया वो आप जानते ही हैं। हर चीज सरकार बेचती जा रही है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि जनता सोई हुई है। तो सिस्टम को गालियां देने से कभी नहीं बदलेगा। सिस्टम तब बदलेगा जब आपकी मेरी अगली पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी इतनी जागरूक हो कि वो डिमांड करे अपने राइट्स की और सही तरीके से, गलत को गलत कहे और सही को सही, तब शायद समाज बदलेगा। चलिए, भारत की कमजोरी क्या थी? राजनीतिक और सामाजिक। आर्थिक और सैनिक कभी नहीं थी, आज भी ऐसा ही है। गजनवी की मृत्यु टीबी से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस, और गौरी की मृत्यु खोखर जाति, पंजाब, तब हरियाणा पंजाब था ना, इनके कारण हुई थी। चलिए, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। वो नोट्स बनाने हैं स्लाइड्स के, ये भी नोट्स हैं। अब देखो, मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण कहां किया? मुल्तान और सिंध पर। ये नोट्स हैं सारे। 1178 में गौरी की पहली हार हुई, तीसरे ही साल हमने हरा दिया। छोटे से राजा ने, विधवा औरत थी नायिका देवी, अपने बेटे को सही तरह से, उसी साल राजा बना था वो, सही डायरेक्शन दी। हमारे देश में देखो औरतें भी इतनी काबिल थी, तो ये हमारी कहीं ना कहीं मूर्खता थी कि जहां एक औरत इतने बड़े राजा को हराने की हिम्मत कर सकती है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल था लोगों में, लेकिन समझ नहीं थी। उस समझ की गलती है कि हम 1000-2000 साल तक ऐसे बैठे रहे। माउंट आबू राजस्थान में भीम सेकंड, ये राजा था यहाँ का, और माँ थी नायिका देवी, इसी साल राजा बनाए और बनते ही राजा हरा दिया गौरी को। गौरी की पहली हार थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरी की फर्स्ट हार। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, गौरी की सेकंड हार है। इसके बीच में भी आया, ये कई चीजें जीत गया, लेकिन पहली और दूसरी हार इंपॉर्टेंट है। पहली 1178 में किससे हारा था? ये भीम सेकंड से, और उसके बाद ये हारा पृथ्वीराज चौहान से 1191 में। नेक्स्ट देखो, 1192 तराइन का सेकंड युद्ध था ये, गौरी जीता, पृथ्वीराज हारा। अपनी गलती थी, जयचंद ने साथ दिया उसका। इसका खुद का जो मेन आदमी था ना, स्कंद नाम था उसका, वो नहीं आया सेनापति, किन्हीं कारणों से। 1194 में चंदावर के युद्ध में किसको हराया? कन्नौज के पास था ये, जयचंद को। ये जयचंद वही है जो 1192 में किसकी भलाई करने में गया था? गौरी की, और अपने आप मुंह की खाई, उसी से हारा। जिसके तलवे चाट के उसको आगे लाया था ना, अब उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसलिए कहते हैं जयचंदों से देश को बचाना है, क्योंकि ये देश के चुगलखोर थे। जयचंद हारा, गौरी जीता। गौरी को क्या शर्म है? गौरी ने उसकी शर्म नहीं की जिसने उसकी जान बख्शी थी। इसकी क्या शर्म करता है? इसने तो मदद ही तो की थी, उसने तो जान छोड़ी तब भी उसको मार दिया। 1196 से 1202 गौरी वापस गौर चला गया।